Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is CHAP Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. ये जो सीरीज है ये हम लेकर आए हैं स्पेशली ताकि इसमें आने वाले 25 लेक्चर्स, ठीक है, तो IEIFS के टोटल 25 लेक्चर्स वील बी लॉन्चिंग इन दिस सीरीज। और ये आज इसका 12th सेशन है और इन 25 लेक्चर्स की हेल्प से वी विल टारगेट 50 मार्क्स इन द जैब एग्जाम। ठीक है, तो टारगेट ये है कि इतने इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी IEIFS में और इसी तरीके से हर बाकी के कंपोनेंट में भी उसे हम कवर करें सो दैट आप 50 मार्क्स तक के जो स्कोर है उसे सिक्योर कर सको। GDP कॉन्सेप्ट एंड यूनियन बजट मॉड्यूल बी का ये टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल बी का। इसके बाद मॉड्यूल सी स्टार्ट हो जाएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। क्वेश्चंस इजीली इस टॉपिक में से आप 2 से 3 एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड PYQs आपको मिल जाएंगे। बहुत हेल्प करेंगे ये आपके एग्जाम के पैटर्न को समझने में। सो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स? GDP कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझे कि उसको चलाने वाला नेशनल जो सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स बेसिकली ये है कि हर एक कंट्री जो GDP, इनकम, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करती है उसे यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल बनाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आज इंडिया बोले कि भाई मेरी GDP सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, मैं फर्स्ट हूँ। उधर से चाइना आ जाए कि नहीं सब बकवास है, मैं फर्स्ट हूँ। ठीक है, US चाइना सब आके बोले और पीछे से पाकिस्तान भी आकर बोल दे या बांग्लादेश भी आके बोल दे कि नहीं नहीं सब बेकार चीज बोल रहे हैं, हम फर्स्ट हैं GDP में। किस पर बिलीव करोगे? है ना? और सब अपने अपने खाते दिखाएं तो उनके हिसाब से उन्हीं का सबसे ज्यादा आ रहा है। सो इन दैट केस देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्ड मेजर। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे कि कंपेरेबिलिटी इंश्योर हो। तो जब मैं बोलूँ GDP, वो GDP कैलकुलेट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सेम मेजर्स। इस चीज को बोला गया है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जो कि GDP की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें GDP पे इतना फोकस क्यों है? GDP मतलब क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि साल में, एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में बन रहे हैं, आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म और कंपेरेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए विच इज गिवन बाय सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स। करंट वर्जन जो हम इसका यूज कर रहे हैं दैट इज 2008। इससे पहले 1993 का वर्जन हम यूज कर रहे थे। और इंडिया यूजेस इट टू कंपाइल नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ताकि इस स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर वो अपनी GDP कंपटीशन जो है वो कर सके अलग अलग मेथड्स की मदद से। रिवाइज किया गया है बेस ईयर यहाँ पर जब हम इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, है ना? किस चीज का इंडेक्स? इन्फ्लेशन का इंडेक्स। इन्फ्लेशन का जब हम इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं और अगर हम GDP, IIP, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, इस तरह के अलग अलग इंडेक्सेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक बेस ईयर हो। सो अर्लियर इट वाज 2004 एंड 5, बट आफ्टर अडाप्टिंग 2008 के SNAs द बेस ईयर बिकेम 2011 एंड 12, जो कि ज़्यादा रिलायबल है बिकॉज वो अपडेटेड डेटा के साथ आता है, नए सोर्सेज ऑफ डेटा के साथ आता है एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। तो SNA का प्रीव्यू मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं GDP कंप्यूटेशन की, कि GDP को किस अलग अलग मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक साल में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए हैं इन एन इकोनॉमी, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज GDP। इसको 3 मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जितना खर्चा लग रहा है ना, सारे के सारे खर्चे, जो भी एक्सपेंसेस हाउस होल्ड कर रहे हैं, यानी कि मैं और आप, घरेलू लोग, जो भी प्रोडक्शन सेक्टर खर्चे कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, फॉरेन एंटिटीज के जो खर्चे हैं, उन सबको हम ऐड कर दें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जा रहे हैं इन अ कंट्री। तो इसमें फॉर्मूला जो है दैट इज CIG(x - M). याद कैसे रख सकते हो? निमोनिक मैंने इसके लिए बना दिया है। ये एक बच्चा है, एग्जाम में बैठा है लेकिन सिगरेट पी रहा है। क्या हमें सिगरेट पीनी चाहिए एग्जाम में? नहीं, हमें कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो द थिंग इज CIG, ठीक है, और ब्रैकेट में इसको क्रॉस लगा दो, X - M।
तो सिगरेट याद रखो CIG x माइनस एम, ये फॉर्मूला है C+I+G+x-m, और ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड में यूज कर देना है। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूला में जो जो आपको आइटम्स दी हैं उनको प्लेस कर देना है और डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, बहुत इनडायरेक्ट इसमें से नहीं आएगा। सो प्राइवेट कंजम्पशन, सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि फूड, रेंट, मेडिकल बिल्स में और आप जो खर्चा करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब नए घर ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, कैपिटल खर्चा कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो खर्चे हो रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप बोल सकते हो उन्हें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है मिलिट्री पे, रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करने में, फंड्स क्रिएट करने में, कंट्री की बेटरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो CIG ऐड होना है, सारे खर्चे वो तो समझ आ गया। प्लस फॉरेन एंटिटीज का जो खर्चा ऐड करना है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जितने हमने एक्सपोर्ट किए दूसरी कंट्री में गया, वहां से तो पैसा आएगा, माइनस इंपोर्ट कर देना है, जो कि यहाँ से बनाकर हमने फॉरेन में गुड्स भेजे, वो जो पैसा था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल गेट नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इफ अगर नेगेटिव में है इट विल बी इम्पोर्ट्स, राइट। तो CIG x-m, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंडिचर मेथड। फिर आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड कहता है कि भाई सिंपल बात है, सारी की सारी इनकम्स को ऐड कर लो, हर तरीके की इनकम जो भी हो रही है ना उसे ऐड कर दो। सबसे पहली इनकम तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होती है। लैंड है, बिल्कुल है। अगर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंड की, लेबर की जो उसके ऊपर काम कर सके, कैपिटल की जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, और एंटरप्रेन्योर की जो कि वो सारा कुछ बिजनेस चलाएगा, दैट इज द प्रोड्यूसर। लैंड के ऊपर जो इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड रेंट। लेबर के ऊपर जो इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड वेजेस। कैपिटल के ऊपर जो इनकम जनरेट होती है दैट इज इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके ऊपर इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। स्टाइल मारना है तो उसको बोल दो ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो ये हो गए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली इनकम, जिसमें कि हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन आ जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन से होने वाली इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फॉरेन से आने वाली इनकम प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो आपने बनाई होंगी, जो आपने खुद ही कंज्यूम कर ली होंगी, है ना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी आप कह सकते हो। एंड प्रोडक्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस का ओपनिंग स्टॉक, गवर्नमेंट का ओपनिंग स्टॉक अगर कोई पड़ा है इनकम का। ठीक है, तो ये सारा कुछ, इनका नाम आप याद रख लीजिए, इन सबको आप ऐड कर लोगे। टैक्सेस वगैरह भी, जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी इनकम्स चाहे हाउस होल्ड से हुई हो, चाहे प्रोड्यूसर्स से हुई हो, चाहे फॉरेन एंटिटीज से हुई हो, या फिर गवर्नमेंट से हुई हो, इन सबको हम ऐड कर लेंगे इनकम मेथड के अंदर। उधर हमने एक्सपेंसेस ऐड किए थे, इधर हमने इनकम ऐड कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा GDP या नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। देन यू हैव प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड। ठीक है, जिसको GVA मेथड भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? एक फार्मर है, उसने वीट सेल किया 100 रुपए का। ठीक है, लेकिन जो उसने इस 100 रुपए के वीट को बनाने के लिए सीड्स यूज किए थे दैट वाज 30 रुपीज। ठीक है, तो 30 रुपए के सीड्स है, यहां से कहानी शुरू करो। 30 रुपए के सीड्स लिए, ठीक है, उनको प्रोसेस किया, और इसमें वैल्यू ऐड कितनी हुई? 70। ठीक है, बेक या ओके, लेट मी फॉर्म अ बेटर स्टेटमेंट हियर। 30 रुपए के सीड से आपने उगाया क्या? वीट। ठीक है, यहां पर आपने वैल्यू कितनी ऐड करी? 70 रुपए। लेकिन ये वीट पर आप रुके नहीं, आपने इससे ब्रेड बनाई। वो ब्रेड कितने की बेची? 200 रुपए की। कितने का था वीट? वीट के टाइम पे वैल्यू कितनी ऐड हुई थी? 70। लेकिन अब कितनी वैल्यू ऐड हो गई? 200 माइनस 70 दैट इज 130। तो जब आप ये टोटल तामझाम ऐड करोगे, टोटल वैल्यू एडेड को जब आप ऐड करोगे, यू विल गेट 70 प्लस 130 दैट इज 200। तो 200 इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस्ड। तो जब मैं बोलूँ कि GDP में कैलकुलेट कर रही हूँ, एक तो ये हो सकता है कि मैं उनके फाइनल प्राइसेस को ऐड कर दूं, या फिर अगर मुझे सेक्टर वाइज जानना है कि प्राइमरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, सेकेंडरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, टर्शरी ने कितनी ऐड करी, उस केस में मैं सेक्टर वाइज जानने के लिए हर एक का GVA अलग निकाल सकती हूँ और उसे ऐड कर सकती हूँ। दिस विल ऑल्सो गिव मी माई टोटल GDP। ठीक है, तो एक बार आपके पास पहले तो टोटल GVA आ गया, इनको ऐड करके हर एक सेक्टर का
जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसको ऐड करके टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गई। इसमें से आपने माइनस कर देने हैं क्या, या आपने प्लस कर देनी है टैक्सेस। और टैक्सेस को प्लस करने का मतलब है कि उसमें से सब्सिडीज माइनस होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो 200 रुपए लगे हैं इसके ऊपर अगर आपको टैक्स और पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को 20 रुपए, तो वो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी है, यानी कि आपको कोई राहत दी है किसी खर्चे में, तो वो माइनस हो जाएगा। तो नेट टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, 20 माइनस द सब्सिडी पार्ट, दैट इज 5। तो 200 प्लस 15 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे, और 215 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। सो दिस इज द आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड इसे हम कहते हैं, या वैल्यू एडेड मेथड भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें जो अलग से याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि अ, आपको प्रोडक्शन टैक्सेस दिए हैं क्वेश्चन में, और आपको फैक्टर कॉस्ट दी है, प्रोडक्शन सब्सिडीज दी है, और बोला जाता है कि जीडीपी को बेसिक प्राइसेस पे कन्वर्ट करो। नॉर्मल जीडीपी दिया है और आपको बोला गया है कि इसको फैक्टर कॉस्ट पे है ये, और अब इसको बेसिक प्राइस पर कन्वर्ट करो, जीडीपी एट बेसिक प्राइस। तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी जीडीपी तो सेम है, ये फैक्टर कॉस्ट को बेसिक प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो इसकी इस फॉर्मूले की मदद से करोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंडिविजुअल रैंडम फॉर्मूलाज है विच यू नीड टू नो। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर, नॉमिनल का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइसेस पर। अगर आज 100 रुपए की एक चीज बिक रही है, 150 की बिक रही है, 600 की बिक रही है, इन सबको ऐड करके जब मैं जीडीपी निकालती हूँ करंट प्राइसेस पे, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं किसी बेस ईयर के प्राइस को कांस्टेंट मानकर उसके ऊपर कैलकुलेट करती हूँ जीडीपी, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। फैक्टर कॉस्ट होती है सारे के सारे जो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए उनसे जो खर्चा होता है, ठीक है, या उनसे जो इनकम निकल कर आती है उसको हम ऐड कर लेते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके ऊपर जब मैं प्रोडक्शन टैक्सेस या प्रोडक्शन सब्सिडीज को या नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को एडजस्ट कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, तो मेरे पास बेसिक प्राइस में आ जाता है फैक्टर कॉस्ट प्लस ये। क्या मतलब बना, ये जो फैक्टर कॉस्ट थी यहाँ पर कैलकुलेट करी, और इसमें प्लस कर लिए मैंने प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है, जब मैंने प्रोडक्शन सब्सिडीज इसमें से माइनस कर दी, तो मेरे पास आ गए बेसिक प्राइस। इस बेसिक प्राइस पे अगर मैं प्रोडक्ट के टैक्सेस ऐड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो आपको याद रखना है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। यहाँ पर ये प्रोडक्शन और प्रोडक्ट क्या है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, आप जितनी भी प्रोड्यूस करो, आप 100 यूनिट बनाओ, आप 10,000 यूनिट बनाओ, आप 1 लाख बनाओ, ये टैक्सेस आपको पे करने ही हैं। ठीक है, तो उनको आप एडजस्ट जब करते हो यू गेट योर बेसिक प्राइस। लेकिन मार्केट प्राइस पे जाना है तो इन टैक्सेस के साथ साथ इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टैक्सेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या पर यूनिट जो भी टैक्स लग रहा है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बाय एडिंग द टैक्स एंड माइनसिंग द सब्सिडी। फिर आता है आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द पर सेक्टर एडिशन, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है हर एक सेक्टर में, दैट इज कॉल्ड जीवीए। और जीडीपी होता है जो डिमांड साइड पर ओवरऑल आप ऐड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करी गई हैं एक इकोनॉमी में। इसकी अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं या कोर कॉन्सेप्ट्स की और बात करूं जो कि आपको कैलकुलेशंस, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, लेट्स से कि आपको जीडीपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आपको कन्वर्ट करना है। अब वो तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्शन टैक्सेस को आपको एडजस्ट करके करना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपको ग्रॉस नहीं दिया हुआ, आपको नेट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे। यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है, मार्केट कॉस्ट, वो कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पर नेट ग्रॉस को नेट कैसे करोगे, तो उसको करने का तरीका है ये। ठीक है, डेप्रिसिएशन। जब भी आपको कोई चीज ग्रॉस में दी है उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हो यू गेट योर नेट। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करनी पड़ेगी ग्रॉस में से। अगर आपको डोमेस्टिक दिया है और नेशनल पे जाना है तो उस केस में आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा जीडीपी में। यानी कि जो भी चीज डोमेस्टिक है उसको अगर आपको नेशनल पे लेके जाना है, जीएनपी पे लेके जाना है,
तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आ रही फैक्टर इनकम, राइट। तो ये दो चीज़ें एडिशनल आप याद रखो, आपके लिए क्वेश्चंस हैंडल करना ईजी हो जाएगा। तो इसे एक बार रिवाइज करना एंड ट्राई टू मेमोराइज इट। तो ये कोर कॉन्सेप्ट हैं सारे हमने इसमें कवर किए हैं। यूनियन बजट के ऊपर अगर हम आए तो यूनियन बजट क्या है? यूनियन बजट इज द बजट गिवन बाय द पार्लियामेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, फर्स्ट फेब ऑफ एवरी ईयर। पहले ये लास्ट डे ऑफ फेब पे आता था, अब फर्स्ट फेब को आता है। पहले रेल बजट अलग से आता था, अब मर्ज कर दिया गया है 2017 के बाद से यूनियन बजट में ही। गवर्नमेंट के सारी रिसीट्स और खर्चों की बात ये यूनियन बजट करता है। अगर तो सारे के सारे रिसीट्स रेवेन्यू नेचर की हैं, यानी कि रोजमर्रा की रिसीट्स की बात हो रही है गवर्नमेंट की, तो उसे रेवेन्यू कहा जाएगा। अगर वंस इन अ वाइल वाली रिसीट की बात हो रही है तो कैपिटल। देखो, इसको पढ़ने का तरीका पता है क्या है? कि आप अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। हम बनाते हैं ना इनकम पे बजट बनाते हैं ना हम हर महीने सैलरी पे, सेम उसी तरीके से इनकम कितनी हो रही है हमारी और हमारे खर्चे कितने कर रहे हैं। कुछ खर्चे हैं जो हमें पता है होने ही है, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड। कुछ खर्चे हैं जो हमें नहीं पता, नॉन प्लान्ड। रेवेन्यू इनकम्स मतलब ये मुझे पता है मेरी सैलरी आनी है, कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया है, एफडी का पैसा आना है, इंटरेस्ट आना है, लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो मैंने उसको बेच दिया, तो जितने पैसे उस स्क्रैप में से निकल के आए 10,000 वट एवर, दैट इज द कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट। ठीक है। तो वो बड़े लेवल के खर्चे जो कि वन टाइम जनरली होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट के केस में रोजमर्रा के जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, वो टैक्स से आती हैं, कुछ कुछ नॉन टैक्स से भी आ सकती हैं। टैक्स तो पता ही है, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ये वो है ना, हर तरीके का टैक्स जो रिसीव करती है गवर्नमेंट, वो उनकी रेवेन्यू रिसीट होती है। नॉन टैक्स में आ जाता है गवर्नमेंट का वो पैसा जो कि उन्होंने इंटरेस्ट, मान लो उनको कहीं पे गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, किसी कंपनी में पैसा डाला हुआ है, डिविडेंड आ रहा है, तो दैट इज रोजमर्रा, हर बार आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, लेकिन टैक्स के माध्यम से नहीं आता, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। उसी प्रकार से कैपिटल नॉन डेट, गवर्नमेंट ने कर्ज नहीं लिया। ठीक है, एक तो होता है कि एक बार आप लोन लेते हो, जब लोन का पैसा डिसबर्स होता है तो आपके अकाउंट में एकदम से पैसे आ जाते हैं ना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डेट कैपिटल। तो इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया है, आरबीआई से लोन लिया है, किसी फॉरेन एंटिटी से लोन लिया है, उस केस में इट इज कॉल्ड डेट कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर लोन नहीं लिया, अपना ही कोई एसेट बेच दिया, अपनी कोई कंपनी बेच दी, किसी अपनी पब्लिक अंडरटेकिंग में अपनी ओनरशिप बेच दी, तो जो कैपिटल रिसीट होगी दैट विल बी कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। खर्चे की अगर मैं बात करूं तो प्लान्ड में अगेन रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं कि पता ही है आने ही है, और कुछ हो सकते हैं नहीं, वन टाइम प्लान नहीं था लेकिन अचानक से पैसा आ गया और बड़े लेवल पर आ गया, है ना। खर्चों की बात करूं तो रेवेन्यू भी हो सकते हैं, अगेन कैपिटल भी हो सकते हैं नॉन प्लान में। मिलिट्री एक्सपेंसेस करने हैं, डिफेंस पे खर्चा करना है, रेवेन्यू है। उनको सैलरीज पे करनी है, रेवेन्यू है। लेकिन एकदम से बॉर्डर पे कोई इशू हो जाए जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करानी पड़ जाए कोई नई मिसाइल्स या आपके ड्रोन्स या कुछ, है ना, तो उस वो जो खर्चा होगा इट इज नॉट फोरसीन, है ना, तो वो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सबकी बाइफरकेशन याद रख सकते हो। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इफ एंड व्हेन यू हैव टाइम, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइटम्स दिए हैं, आपको प्लेस करना है कि कौन सी आइटम कहाँ पे है। नेचर मैंने आपको समझा दिया इस लेक्चर में, बट इंडिविजुअल जो है वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। डेफिसिट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो जब खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम इतनी थी नहीं, तो नेगेटिव में आता है ना। अगर जनरली क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस करते हो, आपको सैलरी मिली 1 लाख, आपने घर के खर्चे निकाले, बची हुई आपकी सेविंग, लेकिन कभी कभी खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, जब गवर्नमेंट के केस में ऐसा होता है। तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तब कहते हैं जब इस रेवेन्यू डेफिसिट में से मैं जो ग्रांट्स हैं उनको माइनस कर दूं। कौन से ग्रांट्स? वो ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं किसी कैपिटल एसेट की क्रिएशन के लिए, कोई नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो कोई कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए कोई ग्रांट बनाया है, उसे आप रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करोगे, यू विल गेट योर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब सारे के सारे खर्चे माइनस सारे के सारे रेवेन्यूज, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इसमें जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, नॉन प्लान, प्लान, हर कोई
ऐड हो जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू जो माइनस करेंगे वी विल गेट फिस्कल डेफिसिट। और इस फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हैं उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे हम माइनस कर देंगे, हमें अपना प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। तो ये 4 डेफिसिट के कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें से हर बार या हर ऑल्टरनेट बार पूछा जाता है। इन चारों की डेफिनेशन या ये जो फॉर्मूलाज हैं इन्हें आप डेफिनेटली याद रखना, ठीक है जी। तो इसके साथ ही अब फटाफट से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसीट्स, नहीं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इज मेनली कैलकुलेटेड यूजिंग डैश मेथड। तो कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या फॉर्मूला है इसका? सिगरेट शुड नॉट बी यूज्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। तो एस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये याद रखना है आपने। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड द कंटेंट पार्ट। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब और आप किसी कोर्स के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, edutap.in पर आप जैब के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं तो मास्टर कोर्स है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड 10 से 15 मिनट के सेशंस मिल जाएंगे, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो। इसके अलावा ये सारे फीचर्स इन पर्टिकुलर कोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो लाइव क्लास भी यहाँ पर मिलेगी, रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए ये सब कुछ। और डिटेल्स जाननी है तो ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो। इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी ये चीज़ अवेलेबल है, मास्टर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट प्रिपेयर करना है तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देख सकते हो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो। आज के टाइम में ये जो कोड है जो कि चेंज होता रहता है, तो मार्च 80 कोड का इस्तेमाल कर कर आप 80% तक का ऑफ इन कोर्सेज पे अवेल कर सकते हो। सो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।